इंपॉर्टेंट वीडियो, छोटी सी वीडियो, एक स्ट्रैटेजिक वीडियो होगी उन सारे बच्चों के लिए जो ड्रॉपर्स बैच में जाना चाहते हैं। अब ऐसे बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो जेईई में अच्छी रैंक लेके आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और इनफैक्ट उस बच्चे ने खुद भी अपने आप से कभी ये उम्मीद नहीं की और शायद इसलिए उसने तैयारी नहीं की। ये सब बड़े कॉमन से फीचर्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो सारे बच्चे जिन्होंने कभी किया ही नहीं और वो सारे बच्चे जो प्रिपरेशन के दौरान सीरियस नहीं थे, उनको अब क्या करना है? एक बैच ज्वाइन करा था सर, प्रैक्टिस भी की थी, बैच को फॉलो भी किया था सर। बहुत नया तो नहीं है सर। अब नया नहीं है तो सर अब क्या ऐसा फायदा होने जा रहा है, मैं तुम्हें बताता हूं। वो टीचर जो चीजें स्किप कर रहा है उस पर हमसे सवाल ही नहीं पूछ रहा है, और जब वो हमसे सवाल ही नहीं पूछ रहा है तो हम एक भ्रम में बैठे रहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। लेकिन जब जेईई का पेपर होता है तब समझ में आता है असलियत क्या। हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब लोग? जेईई मेंस के दोनों अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ चेहरों पर खुशी है और बहुत सारे चेहरे मायूस हैं। यार इसमें मायूसियत की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कुछ कमियां तुम्हारी अपनी तरफ से थी और कुछ कमियां कुछ ऐसी जो तुमको पता ही नहीं चली कि तुमसे किस तरह की गलतियां हुई जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया। तो जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है या जिनको ऐसा लगता है कि उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, हम सब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन वो तमाम बहुत सारे लोग जिनको ऐसा लगता है कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया या नहीं अच्छा आएगा, तो ऐसे लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूं कि अब वो बहुत कोशिश करें। अगर वो फिर से जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, अगर वो ड्रॉपर्स बैच में आना चाहते हैं, तो उन लोगों को अब बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। तो यानी मेरे हिसाब से हम ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, छोटी सी वीडियो, एक स्ट्रैटेजिक वीडियो होगी उन सारे बच्चों की के लिए जो ड्रॉपर्स बैच में जाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं, जरा छोटी सी वीडियो है, और अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं तीन तरह के बच्चों के साथ डिस्कशन करने। सबसे पहले वो बच्चे मेरे सामने आएंगे, वो बच्चे जिन्होंने कभी प्रिपरेशन की ही नहीं। वो अपना 12th बोर्ड्स की तैयारी में थे, अपने हिसाब से अपना कुछ कुछ करते रहे और बोर्ड्स का एग्जाम देकर अपना शांत हो गए। चलिए ठीक है। अब ऐसे बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो जेईई में अच्छी रैंक लेके आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और इनफैक्ट उस बच्चे ने खुद भी अपने आप से कभी ये उम्मीद नहीं की और शायद इसलिए उसने तैयारी नहीं की। ठीक है, अगर ऐसा कोई बच्चा ड्रॉपर बैच में जाना चाहता है तो मेरे पास उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में अभी डिस्कशन करूंगा। ऐसे लोग जिन्होंने सोचा तो था अपनी तैयारी के दौरान, लेकिन बीच में न जाने कुछ ऐसा हुआ कि भाई चीजें मुश्किल लगने लगी या चीजें उनसे नहीं हो पाई, और उन लोगों ने अपनी तैयारी को सीरियसली नहीं लिया। और अगर उन लोगों ने अपनी तैयारी को सीरियसली नहीं लिया तो फिर ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आज ये भी वो लोग हैं जो मुंह बनाए बैठे हुए हैं। ठीक। तीसरा जो सबसे टिपिकल सिचुएशन है वो ये है कि एक बच्चा जिसने कोशिश तो की लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाया। यह सबसे टिपिकल केस हो गया। यानी पहला केस और दूसरे केस क्या, तो स्ट्रैटेजीज में कुछ झंझट ही नहीं है। पहले और दूसरे केसेस के लिए तो स्ट्रैटेजीज बनाना बड़ा आसान है, लेकिन तीसरे केस के लिए स्ट्रैटेजी बनाना यह हमारे लिए बहुत ज्यादा सोच विचारने की बात है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो जिन्होंने तैयारी की और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब आप उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो हम उन बच्चों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कोशिश तो करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। अब ऐसे बच्चों को ड्रॉप करना है, किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी तैयारी की ही नहीं, या ऐसे बच्चे जो अपनी तैयारी में सीरियस नहीं थे, वो सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये एक छोटी सी वीडियो है जिनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा और वो इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। अगर मैं एक जनरल बात करूं फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जनरल प्रोसीजर जो है, एक किसी भी अच्छे एग्जाम को क्रैक करने का या जेईई के एग्जाम को क्रैक करने का, वो मेरे हिसाब से ये है कि आप सबसे पहले किसी अच्छे बैच को ज्वाइन करिए। ये आपके ऊपर है, आपको एक अच्छा बैच ज्वाइन करना है, अपने हिसाब से अपने टीचर्स को चूज करके एक अच्छे बैच को ज्वाइन करिए। उसके बाद, और एक जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात, जो बैच को ज्वाइन करने के बाद आप बैच को प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, उस बैच में जो भी कुछ चल रहा है उसको फॉलो करिए, रेगुलरली लेक्चर्स को अटेंड करिए। ये सब बड़े कॉमन से फीचर्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो सारे बच्चे जिन्होंने कभी किया ही नहीं और वो सारे बच्चे जो प्रिपरेशन के दौरान सीरियस नहीं थे, उनको अब क्या करना है? उनको एक अच्छा बैच ज्वाइन करना है। पीडब्ल्यू का ड्रॉपर्स बैच प्रयास 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है। आप एक प्रॉपर बढ़िया बैच ज्वाइन करिए, उसमें जो भी कुछ कराया जा रहा है आप उसको फॉलो करिए, उसमें प्रैक्टिस के लिए जो कुछ करने के लिए कहा जा रहा है वो काम करिए, अपनी प्रैक्टिस को एनालाइज करने के लिए रेगुलर बेसिस पर टेस्ट दीजिए और उसके बाद एक रिवीजन का प्रॉपर प्लान बनाइए। अगर कोई बच्चा
जिसने अब तक कुछ भी नहीं किया, अगर वो इस चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है तो वो एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है। तो यानी सबसे पहले हमें बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि इस तैयारी के लिए आपको किसी ना किसी मेंटोर की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो आप सबसे पहले किसी अच्छे बैच को ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद उसमें जो भी कुछ कराया जा रहा है आप उसको फॉलो करें, आंख बंद करके फॉलो करें, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस में लगे, टेस्ट देते रहें और रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करें। मुझे लगता है एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए इससे बेहतरीन कोई प्रोसीजर हो ही नहीं सकता। लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हैं, अब आती है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो हमने लास्ट ईयर भी किया था सर। एक बैच ज्वाइन करा था सर, प्रैक्टिस भी की थी, बैच को फॉलो भी किया था सर, टेस्ट भी दिया था, रिवीजन करने की भी कोशिश की थी सर। काम तो इस तरह का हमने पिछली बार भी किया था, कुछ बहुत नया तो नहीं है सर। अब नया नहीं है तो सर अब क्या ऐसा फायदा होने जा रहा है, मैं तुम्हें बताता हूं। हम जो सजेशंस देते, आपने कोई बैच ज्वाइन किया, उस बैच के टीचर्स ने आपको कुछ प्रॉपर तरीके से बताया, वो एक जनरल प्रोसीजर होता है, वो एक जनरल प्रोसेस होता है कि बच्चों ऐसे ऐसे करना चाहिए। मैं इंडिविजुअल बच्चे को नहीं जानता, मैं इंडिविजुअल बच्चों से बात नहीं करता। ये अब एक इंडिविजुअल बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी कमियों को रियलाइज करे, अपनी कमियों को एनालाइज करे और उसके बाद उस पर काम करे। यानी अब मैं उन बच्चों से बात करने जा रहा हूं जिन्होंने कोशिश तो की थी, भले ही उसकी कोशिश में थोड़ी बहुत कमी जरूर रही होगी, उसने कोशिश की लेकिन फिर भी उसको अच्छा रिजल्ट नहीं आया। ऐसे बच्चे से आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अब ड्रॉपर के अंदर या ड्रॉपर बैच ज्वाइन करने के बाद एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा? हाँ, बात तो सही है, जिसने लास्ट ईयर अच्छा रिजल्ट नहीं दिया वो इस साल अच्छा रिजल्ट क्यों देगा? क्योंकि अब वो कुछ चीजें ऐसी करेगा जिसको जो उसको मैं बताने जा रहा हूं। अगर वो इस तरह की कुछ बातें करेगा तो उसको पिछले साल से कहीं बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में उसने जो गलतियां की थी अब उसको उन गलतियों से सीखना चाहिए। यानी मेरे हिसाब से उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी तो की लेकिन वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाए या रिजल्ट में कमियां रह गई, उनके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं और आप उन पॉइंट्स पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, हां काम तो अच्छा है। सबसे पहली बात, पढ़ाई से हटकर अगर मैं बात करूं तो ये वो पॉइंट्स हैं जो एक बच्चे के लिए तैयारी के दौरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस पर हमने लास्ट तैयारी में तवज्जो नहीं दी थी। यानी वो सारे लोग जो अब तैयारी करना जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले तैयारी नहीं की थी, वो सारे लोग जिन्होंने लास्ट ईयर बिल्कुल सीरियसली तैयारी नहीं की थी, वो सारे लोग जिन्होंने कोशिश तो की लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया, उनके लिए सबसे पहले पढ़ाई से हटकर कुछ 4-5 बातें हैं जिनको उनको याद रखना पड़ेगा। उनमें जो पहली बात है वो आपके सामने है। आपको सबसे पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, क्या ये कोई नई प्रॉब्लम है कि सर मुझसे सवाल नहीं हो रहे हैं, मैं मुश्किल सवाल कर नहीं पा रहा हूं? आप खुद बताइए, इसका एक टीचर के पास क्या जवाब होगा? अगर वो ये पूछता है कि भाई ऐसा है, मैं सवाल जब करने बैठता हूं तो सर मैं सवाल सॉल्व नहीं कर पाता हूं, अब मुझे समझ में नहीं आता है, इसका टीचर क्या जवाब देगा? इसका टीचर यही जवाब देगा कि भाई देखिए ऐसा है कि कोशिश किया करिए, सवाल को समझने की कोशिश करिए, कुछ कुछ ये कर लिया करिए, कुछ इस किताब से सवाल लगा लिया करिए, या फिर सबसे पहले ये किया करिए फिर वो किया करिए। यानी टीचर एक जनरल डिस्कशन कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इशू ये नहीं है। इशू ये है कि उस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। ये तो आपने एक जनरल बात बताई, उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है ये वो खुद बच्चा डिसाइड करेगा। वो खुद से अपने आप को का निरीक्षण करेगा, अपने आप को पूछेगा, सोचेगा और तब पता चलेगा कि यार ऐसा है। सवाल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि मैं 1 घंटे से ज्यादा बैठता ही नहीं हूं। 1 घंटे बैठने के बाद मैं रेस्ट ले लेता हूं, रेस्ट लेने के बाद जब मैं दोबारा सवाल करने बैठता हूं तो सवाल मुझसे होते ही नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ चीजें भूल चुका होता हूं, या कुछ ऐसा कि मुझे 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है, मेरे पास फोन आ जाते हैं, मैं मोबाइल में लग जाता हूं, मैं काम करने चला जाता हूं, मैं खेलने चला जाता हूं। ये चीजें इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर डिपेंड करती। हमें नहीं पता कि उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। उसको सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर उसने उस प्रॉब्लम पर काम किया तब तो बताई गई चीजों पर का फायदा होगा, अदरवाइज अदरवाइज बताई गई चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि टीचर तो यह कह रहा है कि भाई साहब आप इस किताब से सवाल लगाया करें, लेकिन अब वो सवाल लगाते वक्त जो कमियां उसके अंदर है उन कमियों को जब तक वो खुद दूर नहीं करेगा। सर सबसे बड़ी कमी, हम 2 घंटे बैठते ही नहीं है सर, हम 1 घंटे बैठ के उठ के चले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो कई चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। सर पढ़ाई करते वक्त हमारी आंखों में दर्द होता है। सर आप तो सवाल पे सवाल लगाने की बात कर रहे हैं और मैं कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन सर आंखों में दर्द की वजह से मैं कर नहीं पाता। अब ये बात एक जनरल डिस्कशन में नहीं आ सकती, लेकिन ये चीज उस बच्चे को खुद एनालाइज करनी कि उसके अंदर किस तरह की कमी है, वो किस कमियों की वजह से रिजल्ट नहीं ला पाता है, किस कमियों की वजह से वो चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाता है, वो क्यों 2 घंटे की क्लास में लगातार बैठ नहीं पाता है, वो क्या दिक्कतें हैं। जब तक वो उन कमियों पर काम नहीं करेगा, किसी भी तरह की कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करेगा,
करेगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी या प्रोसीजर तो एक ही है। आपको बैच ज्वाइन करना है, आपको बैच में किए गई चीजों को फॉलो करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं और रिवीजन करना है। इसके अलावा कोई नई बात नहीं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कमियां कहां-कहां आ रही हैं, ये इंडिविजुअल बच्चा ही डिसाइड कर सकता है। यानी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप का सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करें, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि किसी भी प्रॉब्लम की कमी क्या है, क्योंकि वो जनरल कमी नहीं हो सकती, वो कमी आपकी खुद की। आप पढ़ाई करते वक्त सर कंसंट्रेशन नहीं बनता, वो कंसंट्रेशन नहीं बनता, ये बात टीचर जनरली नहीं बता रहा है। टीचर क्या बता रहा है, इस किताब से सवाल लगाया करो, खूब मेहनत किया करो, रात दिन पढ़ा करो। और वो बच्चा ये कह रहा है, यार मैं रात दिन पढ़ने के लिए तैयार हूं, बट मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता सर। 1 घंटे बाद मैं परेशान होने लगता हूं, 1 घंटे बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊं, मैं चला जाऊं, कहीं घूमने चला जाऊं। ऐसे में उस बच्चे को अपने आप को यह समझाना पड़ेगा कि देखो जो प्रोसेस है वो तो डिफाइंड है, उस प्रोसेस को मैं फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर 1 घंटे से ज्यादा बैठने की आदत ही नहीं। तो सबसे पहले तो बच्चे को अपनी इस आदत को सुधारना पड़ेगा, अपने सोशल मीडिया एडिक्शन को कम करना पड़ेगा, अपने दोस्ती यारी को कम करना पड़ेगा, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई खामी है वो उसको दूर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो उसी फॉर्मेट में जो बताया गया है उस फॉर्मेट में जब वो दौड़ना शुरू करेगा तो उसको फाइनली मंजिल मिल ही जाएगी। यानी उन सारे बच्चों से जो तैयारी करने की सोच रहे हैं उनको सबसे पहले यही बोलूंगा कि सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करें, अपनी कमियों को एनालाइज करें। क्या रीजन है जो आप कर नहीं पा रहे हैं, क्या वजह है जो आप कर नहीं पाते, क्यों ऐसा है कि टीचर ने अगर आपको कोई काम दिया तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाते। वो कमियां अगर आपने दूर करने की कोशिश करनी शुरू कर दी तो आप देखेंगे महीने भर के अंदर आप एक अलग ही इंसान सामने निकल के आएंगे और आप उसी दौड़ में दौड़ रहे होंगे जो जेई की तरफ आपको लेके जाएगी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि सर हमारा कोई फिक्स शेड्यूल ही नहीं है। हम कोई फिक्स शेड्यूल से पढ़ते नहीं सर, आज 2 घंटे पढ़ लिए, कल 12 घंटे पढ़ लिए, कल परसों नहीं पढ़े, फिर हम 6 घंटे पढ़ लिए। इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर वही वाली बात आती है। बात क्या है सर, टीचर ने आपको एक प्रोसेस बता रखा है, एक तरीका बता रखा है जो कि सिलेक्शन पाने का अकेला एकमात्र तरीका, एक प्रोसेस है जो सिलेक्शन देता ही देता। लेकिन सर उस प्रोसेस में सर अब टीचर ने ये तो नहीं सोच के बताया था ना कि मैं कभी 2 घंटे पढ़ूंगा, कभी 12 घंटे पढ़ूंगा, कभी नहीं पढ़ूंगा, कभी कम पढ़ूंगा, कभी ज्यादा पढ़ूंगा। सर ये हमारी कमी। जब तक हम एक फिक्स शेड्यूल नहीं तैयार करेंगे तब तक किसी भी तरह के प्रोसीजर को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करें। सोने का टाइम क्या है, उठने का टाइम क्या है, अगर वो फिक्स कर दे तो आप उस फिक्स टाइम में कितने घंटे आपके पास पढ़ाई के हैं ये आपको पहले से पता होगा और आप उन पढ़ाई के घंटों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने प्रॉपर मैक्सिमम उसका इनपुट उसका आउटपुट ले सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है सर, हम तो दुनिया भर के टीचर्स हमको यही समझाते हैं कि खूब मेहनत करो, प्रैक्टिस कर लो, यहां से कर लो, वहां से कर लो, PYQs लगा लो, दुनिया भर की बात कर लो। लेकिन सर क्या बताऊं सर, 1 घंटे आधे घंटे के बाद पता नहीं मुझको सवाल ही समझ में नहीं आते सर। अब ये आपकी दिक्कत है ना, ये दिक्कत हर बच्चे की नहीं है, ये आपकी दिक्कत। ये आपने आपने सोची है सर। ये आत्मनिरीक्षण से मुझे पता चला कि सर मैं आधे पौन घंटे से ज्यादा मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता सर। मैं 2 + 2 5 लिख जाता हूं, 3 × 3 8 लिख के चला आता हूं, 6 लिख के चला। सर मुझसे कुछ कमियां हैं, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं जो मुझको दिखाई देती। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक तो बहुत बड़ा है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखते, आप अपने आप की डाइट का फॉलो नहीं करते, आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। तो सबसे पहले जो बच्चे तैयारी करने की सोच रहे हैं, अननेसेसरी उन सारी गलतियों को दोबारा दोहराए नहीं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि अपने खाने पीने का जितना हो सके उतना ख्याल रखें। ये चीज आपके घर वाले या आप जहां भी रहते हैं वो लोग तो रखते ही रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप भी इन चीजों का ख्याल रखें कि पानी लेते रहें, साथ ही साथ खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखें, अपने खाने की आदतों को सुधारें, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएं। इन तमाम चीजों को, और आपको पता है ये सब चीजें कैसे की जा सकती हैं, आप अपने डाइट का जरूर ख्याल रखें। दूसरी बात, घड़ी आती है, आपको पता है वो बहुत ज्यादा जरूरी। आप अपनी स्टडी को टाइम बाउंड बना के रखें। आप टाइम बाउंडेड स्टडी करें कि भाई ऐसा है, मुझे आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ये काम करना है, इस 1 घंटे के अंदर मुझे 10 सवाल लगाने हैं, 20 सवाल लगाने हैं। मुझे टाइम बाउंड स्टडी करने की आदत धीरे धीरे करके अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती। आप समझ रहे हैं? थ्योरी बहुत पढ़ी जाती, थ्योरी बहुत होती है सर, थ्योरी 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 पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं। अरे ना, थ्योरी एक रिवीजन के लिए हो सकती है, एक रिव्यू के लिए हो सकती है, बट सीखता तो आदमी सवालों से। खूब क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करो, लेकिन इनके पीछे जब आप क्वेश्चंस करें और आपको कुछ कमियां नजर आए या आप कर ना पाए तो वो फिर अपने आप का निरीक्षण करें कि भाई वजह क्या है। वजह क्या है कि मैं ये दूसरा सवाल नहीं कर पा रहा हूं, ये तीसरा सवाल नहीं कर पा रहा हूं। वो वजह ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि वो वजह आपकी वजह है। सिलेक्शन तो होता है ना लोगों का, इसका मतलब वो तो कर लेते हैं,
लेकिन कोई ना कर पाया, इसका मतलब सर वो बात अलग है सर, उसके अंदर कुछ कमी थी, वो कमी अगर उसने ढूंढ ली होती तो वो उस पर काम करता, आप देखते उसका भी सिलेक्शन होता। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि टाइम बाउंड स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ उछल कूद में इन्वॉल्व होना चाहिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। सर सुबह जाता हूं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक खेलता हूं, उसके बाद शाम में जाता हूं 7 बजे से लेकर 9 बजे तक खेलता हूं, ये सब बेकार की बातें हैं। इससे तो थकावट होगी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब यह नहीं है कि आप पत्थर तोड़ रहे हैं और फिर पैसे कमा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ अपने हाथ पैर हिला रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ बाहर निकल गए, कुछ आधे पौन घंटे के लिए खेल लिया, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी कर ली। मेरे हिसाब से इतनी एक्टिविटीज आपके लिए जरूरी है और काफी हद तक सफिशिएंट भी है। एक आदमी के लिए अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, सही डाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती। यानी ये वो चीजें हैं जो हर बच्चे को ध्यान रखनी है स्टडीज के अलावा। अब आती है बात, मेन बात, वो मेन बात क्या है? स्टडीज के दौरान दिक्कत क्या है? तो जब आप स्टडीज के दौरान की बात करते हैं तो बहुत सिंपल बात है हमारी, वो ये है कि आप अपने बैच को, जो भी बैच आपने ज्वाइन किया है उसको प्रॉपर फॉलो करें, बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करें। ड्रॉपर्स के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है, मैं बता दूं, ड्रॉपर्स के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि उनको कई बार ऐसा लगता है, अरे यार ये क्या मोल कॉन्सेप्ट में, वही सर मोल निकालना सिखा रहे हैं, वेट किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट किसे कहते हैं, ये तो हमें आता है। उस चक्कर में वो लेक्चर को स्किप करने लगता है। और जब वो लेक्चर को स्किप करने लगता है तो बीच में कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो उसको नहीं आती थी और वो बातें फिर उसको नहीं आती। आप मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कई बार बच्चा क्या करता है कि वो उस लेक्चर को स्किप करके ये सोचता है, यार क्या यार ये तो बड़ी आसान आसान सी बातें हैं, चलो मैं कहीं और से पढ़ता हूं। जब वो कहीं और से पढ़ना चलता है तो पता चला उस टीचर ने भी कुछ मुश्किल बातें स्किप कर रखी होती। तो अगर उस टीचर ने कुछ मुश्किल बातें स्किप कर रखी हैं तो वो पोर्शन उसका छूट जाता, और जब वो पोर्शन छूट जाता है तो वो पोर्शन छूटने के बाद वो कमियां उसको नजर आती हैं। लेकिन वो कमियां उसको कब नजर आती हैं? जब वो पेपर देता है, जब वो एग्जाम देता है जेई का। क्योंकि उससे पहले तो सर वो टीचर जो चीजें स्किप कर रहा है उस पर हमसे सवाल ही नहीं पूछ रहा है, और जब वो हमसे सवाल ही नहीं पूछ रहा है तो हम एक भ्रम में बैठे रहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। लेकिन जब जेई का पेपर होता है तब समझ में आता है असलियत क्या है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि टीचर पर पूरा ट्रस्ट किया जाए और जीरो लेवल से वो जो भी कुछ करा रहा है वो पूरा का पूरा, भले ही उसको वो चीजें आती हो लेकिन एक लाइन से करता हुआ चले, ताकि उसको पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में समझ में आए। इसमें बड़ा क्लियर है यार, हम हर बार स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहते हैं, जब ग्लास भरा होता है तो उसको भरा नहीं जा सकता। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको ग्लास खाली करना पड़ेगा ताकि उसमें कुछ सही बातें, नई बातें डाली जा सके। ये तो तुम मानते हो ग्लास जो तुमने पिछली बार भरा है वो गलत तरीके से भरा है, क्योंकि अगर वो सही भरा होता तो तुम आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आप समझिए बात को, आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके होते, आप मस्त हो चुके होते। आपके अंदर कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले ग्लास खाली करिए और उसके बाद नए तरीके से भरिए। जो चीजें आपको आती हैं आप उसको तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचे कि यार ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ छोड़, ये टीचर तो आसान आसान सी बात करा रहा है, किसी और जगह से पढ़ते हैं, फिर आप समझ लीजिएगा कि आपकी बैंड बजने वाली है। क्योंकि वो छोटे छोटे गैप्स तैयार होने वाले हैं, वो गैप्स जिन्होंने पिछली बार आपको परेशान किया वही गैप्स आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे, और आप सिर्फ वो चीजें सीखने की कोशिश करेंगे जो आपको पहले से आती हैं, जिसको सीखने का कोई फायदा नहीं है। आप 40 सवाल पहले करते थे, अब आप 100 सवाल उतने ही आसान दोबारा करेंगे। आप अपना वक्त ज्यादा नुकसान में ला रहे हैं, आप अपने वक्त को ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वही आसान चीजें 100 सवाल 200 500 सवाल करने से सिलेक्शन नहीं होगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो भी बैच आपने फॉलो किया है आप उस बैच को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। किसी भी तरह से किसी भी लेक्चर को स्किप करने की कोशिश ना करें। आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से चीजों को आगे बढ़ाएं, ताकि कोई भी ऐसी चीज जो कि मुश्किल थी वो मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज भी आसान चीजें जो पिछली बार की थी, अगर उन्हीं को सीख कर आगे जाओगे तो अल्टीमेटली पिछली बार भी कुछ नहीं मिला था और इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो बहुत चीजों का ध्यान देंगे। डोंट स्किप द लेक्चर ड्यूरिंग इजी डिस्कशन, यानी जब आप इजी डिस्कशन में चल रहे हो तो आप लेक्चर को स्किप मत करिए, उन चीजों को सुनिए, उस पर आने वाली चीजों की प्रैक्टिस करिए और अपने आप का कॉन्फिडेंस और बढ़ाइए, और इंतजार करिए उन बातों का जो बातें आपने लास्ट ईयर छोड़ी थी, जो बातें आपने लास्ट ईयर नहीं सीखी थी ये सोचकर कि ये मुश्किल है, या नहीं सिखाई गई थी ये सोचकर कि ये मुश्किल है। आप इस बार उन बातों पर ध्यान दीजिए। यानी बिल्कुल क्लियर है कि ट्राई टू लर्न डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट मस्ट बी रेलेवेंट, यानी रेलेवेंट अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आप इस बार उनको सीखने की जरूर कोशिश करिए।
भले ही वो टफ प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, भले ही वो टफ सवाल क्यों ना हो, लेकिन रिलेवेंट टफ प्रॉब्लम्स को जरूर ध्यान रखें। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूं और देना चाहता हूं, और वो ये है कि आप कभी भी रैंडम स्टडी मत करिए। यही रीजन रहा है आपके लास्ट ईयर के सिलेक्शन के या रिजल्ट के खराब आने का। आपने रैंडम स्टडीज की थी, सर ये कर लिया, इसको छोड़ दिया, इसको कर लिया, इसको छोड़ दिया, उससे हुआ क्या सर? गैप्स इतने बढ़ते चले गए कि लास्ट में आके मेरी बैंड ही बज गई। आपने जहां एक जो चीजें छोड़नी शुरू की, आपका बैकलॉग इकट्ठा होना शुरू होगा, वो बैकलॉग लास्ट में आके इतना बढ़ जाएगा कि आप उसको झेल ही नहीं पाएंगे। और फिर लास्ट ईयर जिस तरह से आपने तैयारी छोड़कर अपना बोर्ड्स बोर्ड्स करना स्टार्ट कर दिया, उसी तरह से इस बार भी तैयारी आपको छोड़नी पड़ेगी और इस बार रिजल्ट फिर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं उन सब लोगों से जो जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई ये एक टफ कॉल है कि क्या मैं ड्रॉप करूं या ना करूं। मैं उनसे सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि अगर तुमने पिछली बार भी तुम्हें पढ़ाई का मौका मिला था और तुमने पढ़ाई नहीं की, तो सबसे पहले अपने आप का आत्मनिरीक्षण करो और ये पूछो अपने आप से कि जब पिछली बार मौका मिला था तो नहीं पढ़ा, इस बार भी मौका मिल रहा है, इस बार क्यों पढ़ूंगा? हो सकता है इस बार भी ना पढूं। और अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई जवाब आपके अंदर से निकल के आ रहा है कि इस बार भी हो सकता है मैं पढ़ाई ना करूं, तो आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो आज ही ये श्योर नहीं है कि पिछली कमियों को आज भी दूर नहीं करेंगे और पिछली बार की तरह आज भी दिन गुजारेंगे, तो उनका सिलेक्शन पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा। इनफैक्ट इस बार तो और बुरे हालात होने की संभावना है। हाँ, लेकिन जो बच्चे के अंदर से ये आवाज आ रही है कि यार मुझे तो ये पता है ना यार, मेरे अंदर क्या क्या कमियां, पहली मैंने तो तैयारी नहीं की थी, अब मैं तैयारी करूंगा, ऑब्वियसली वो बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अबे यार मैंने तो कुछ खास किया ही नहीं था, मैं सीरियस ही नहीं था यार, तो वो भी कॉन्फिडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है नहीं इस बार मैं पूरी जोश और खरोश के साथ तैयारी करूंगा। लेकिन वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि यार तैयारी की थी फिर भी रिजल्ट नहीं आया, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि उनमें से भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं, बल्कि ज्यादा आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने तैयारी की हुई है। लेकिन उन लोगों में सिलेक्शन न होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सेम वही गलतियां की जो पिछली बार गलतियां की थी, तो उनके सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। रैंडम स्टडीज को अवॉइड करिएगा, किसी भी तरह से अपनी स्टडीज में किसी भी तरह का कोई गैप मत आने दीजिएगा, क्योंकि वो गैप्स जब तक भरेंगे नहीं जो पिछली बार तैयार हुए थे, अगर वो गैप्स आज भी तैयार रहे तो अल्टीमेटली फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से मैं यही बोलूंगा, तैयारी करेंगे, तमीज से कोशिश करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। अगर आज भी मक्कारी करेंगे, बिना अपने आप को जाने, बिना अपने आप से ईमानदारी बरते, अगर आज भी मक्कारी करेंगे तो रिजल्ट फिर भी नहीं आएगा। हां, फिर यही बोलूंगा, प्रोसेस किसी भी एग्जाम को निकालने का एक ही है, एक साफ सुथरा एक बैच ज्वाइन किया जाए, एक ऐसा बैच जिसमें जिसके मेंटोर्स ऐसे हों जो आपको दूर तक ले जा सकें। उस बैच में जो भी कुछ चल रहा है उसको फॉलो किया जाए और साथ ही साथ दी गई चीजों को सॉल्व किया जाए, प्रैक्टिस की जाए, रिवीजन किया जाए, टेस्ट दिए जाए। अगर इस तरह की चीजों को फॉलो किया जा रहा है तो रिजल्ट लाना कहीं से भी मुश्किल नहीं। तो मैं तो यही बोलूंगा, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। वो सारे बच्चे जो कोशिश करना चाह रहे हैं वो कोशिश करें। पीडब्ल्यू भी ड्रॉपर्स बैच, प्रयास जेई 2026 जो ड्रॉपर्स का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैच माना जाता है, वो स्टार्ट करने वाला है। अगर आप चाहें तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं और हम सब के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कोशिश करते हैं, लग कर कोशिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ 15 अप्रैल को बैच लॉन्च में। कोशिश करते हैं, लग के मेहनत करेंगे और एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।